हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज से हम नया कोर्स शुरू करेंगे जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के सब्जेक्ट से लिया जाएगा। सेक्शन 5 होते हैं इसमें। पहला सेक्शन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सेक्शन का ए जो सेक्शन है उसमें इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। तो इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन का जो सेक्शन है उसमें चैप्टर 1 है हमारा, जो कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ है, रोग की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ का मतलब होता है रोग की अवधारणा। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो 5 हैं आपके: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, जो रोग की अवधारणा को रोग के रूप में समझा जाता है, यह असामान्य स्वास्थ्य की स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ शरीर या मन दर्द, शिथिलता या तनाव का अनुभव कर रहा है। इस धारणा का उपयोग चोटों, विकलांगताओं, सिंड्रोम और संरचना और कार्य में विशिष्ट विभिन्नताओं जैसे स्थिति को शामिल करने के लिए अधिक व्यापक रूप से किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपके बॉडी में, आपके शरीर में कोई भी ऐसी असामान्य अवस्था आपको दिखाई दे रही है जो नॉर्मल से अलग है, तो उसको ही हम रोग की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ बोलते हैं। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में हम देखेंगे कि किसी बीमारी को रोग कहा जाता है। यह आमतौर पर शरीर को प्रभावित करने वाली असामान्य स्थिति को दर्शाता है। व्यक्ति की ऐसी अवस्था जिसमें वह दैनिक क्रियाकलापों को सामान्य रूप से करने में सक्षम नहीं हो, व्यक्ति की ऐसी अवस्था रोगी अवस्था कहलाती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो बीमार है, वह अपने दैनिक क्रियाएं जो वो करता था पहले से, उस तरीके से अगर कोई काम को नहीं कर पा रहा है अपनी ख़राब स्थिति होने के कारण, तो उसको हम कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ बोलते हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो अगर उसके वाइटल साइंस में कुछ चेंज हो रहे हैं और उसकी वजह से उसको दैनिक क्रियाएं करने में कोई परेशानी हो रही है, तो हम उसे डिजीज़, रोग बोलेंगे। तब हम उसे डिजीज़ कंडीशन बोलेंगे। जैसे कि वाइटल साइंस होते हैं आपके। वाइटल साइंस का मतलब होता है मेडिकल फील्ड में आपके बॉडी में होने वाले नॉर्मल चेंजेस को हम वाइटल साइंस बोलते हैं। इसके अंदर ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन आदि आते हैं। मतलब अगर आपका बीपी लो है या हाई है, या आपके रेस्पिरेशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या आपको सांस पूरी तरीके से नहीं आ रही है, या फिर आपको पल्स आपका पूरा फील नहीं हो रहा है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा फील हो रहा है, या आपका टेम्परेचर ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है, फीवर हो रहा है, तो आपके बॉडी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है और आपका जो मेंटल स्टेटस है, जो आपका मानसिक तनाव है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बीमार जैसा फील होता है। तो इसी को हम बीमारी बोलते हैं या डिजीज़, कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़ की। तो टाइप ऑफ डिजीज़ आपके 5 तरीके से देखे जाते हैं। तीव्रता के आधार पर एक्यूट और क्रोनिक होते हैं आपके। गंभीरता के आधार पर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर आते हैं। संक्रमण के आधार पर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस आएंगे। एंड कारक के आधार पर हेरिडिटरी डिजीज़, फिजियोलॉजिकल डिजीज़, पैथोजेनिक डिजीज़ एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ आएंगी। एक एक करके हम डिफ़ाइन करते हैं। तो एक्यूट देखिए आप, एक्यूट डिजीज़ में यह अवस्था अचानक से बहुत तेज़ी से अपने लक्षणों का प्रभाव डालती है। एग्जाम्पल एक्यूट पेन या एक्यूट पैनक्रियाटिस। मतलब अचानक से आपको कहीं पे पेन हुआ और वो थोड़े टाइम बाद बंद हो गया, या आपने उसकी मेडिसिन ली और वो सबसाइड हो गया, तो वो एक्यूट में आएगा। वहीं जब हम क्रोनिक की बात करें तो ये रोग लंबे समय तक शरीर पर धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल क्रोनिक पेन, क्रोनिक लीवर डिजीज़, जो ऐसी बीमारियां जो थोड़े लंबे टाइम तक रहती हैं, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, और ये आपको लगातार बीमार होने का एहसास कराती हैं या आपके बॉडी सिस्टम को सही से फंक्शन नहीं करने देती हैं, तो उन्हें हम क्रोनिक बोलते हैं। जैसे आपका क्रोनिक पेन हो गया, जैसे आपको बॉडी में कहीं ना कहीं कोई सिस्ट है, या और वो सिस्ट में आपको लगातार पेन हो रहा है कई दिनों तक, या आपको लिवर में कोई इन्फेक्शन हो गया है और वो लिवर का इन्फेक्शन आपको लंबे समय तक बीमार रख रहा है, तो उसको क्रोनिक बोलेंगे। अगर हम आसान भाषाओं में समझें तो एक्यूट बीमारी जो होती है वो थोड़े टाइम के लिए होती है लेकिन बहुत तेज़ असर करती है।
मतलब थोड़े टाइम के लिए होगी, लेकिन इतना तेज़ दर्द होगा कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा। और क्रोनिक बीमारी जो होगी वो बहुत लंबे टाइम तक होती है और धीरे 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 असर करती है। अब हम बात करते हैं गंभीरता के आधार पर। तो गंभीरता के आधार पर माइल्ड मतलब आपकी तबीयत तो ख़राब है लेकिन ज़्यादा ख़राब नहीं है, आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। यह कंडीशन थोड़ी कम घातक होती है, ज़्यादा असर नहीं करती है, शरीर की कार्य प्रणाली को थोड़ा थोड़ा प्रभावित करती है, ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, उसे हम माइल्ड बोलते हैं। मॉडरेट यह थोड़ा घातक अवस्था होती है लेकिन शरीर की कार्य प्रणाली को थोड़ा माइल्ड से ज़्यादा प्रभावित करती है, उसे हम मॉडरेट बोलते हैं। और सीवियर यह अवस्था बहुत अधिक घातक होती है तथा शरीर की कार्य प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। सीवियर का मतलब होता है कि इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है कि आपकी बॉडी का अचानक से वेट लॉस होने लगेगा, अचानक से आपके बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगेगा, आपको थकावट महसूस होने लगेगी, आपको बीमार महसूस होने लगेगा, आप सही से खाएंगे नहीं, आप सही से चल नहीं पाएंगे, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, सही से सांस नहीं ले पाएंगे, तो वो आपकी सीरियस कंडीशन में आती है। तो ये इसके टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैं, इतने टाइप के डिजीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन्फेक्शियस की। तो इन्फेक्शियस यह एक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे कि क्षय रोग। मतलब अगर कोई बीमारी मुझे है और मैंने आपके कांटेक्ट में आ गई और मेरे से वो बीमारी आपको भी लग गई तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में आएगी। मतलब वो बीमारी आपको थी नहीं, मेरे को थी, मेरे से आपको लग गई तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में आएगी। वहीं हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, जैसे कि हृदय घातक रोग। मतलब वो बीमारी किसी को भी नहीं थी लेकिन आपकी बॉडी में कुछ वैल्यूज चेंज होने की वजह से अचानक से हार्ट अटैक आना, आपकी किडनी ख़राब हो जाना, आपका लिवर ख़राब हो जाना, तो ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो दूसरे इंसान आपको नहीं देता है, आपकी बॉडी खुद ही पैदा करती है, आपकी बॉडी में खुद से होती है, तो वो नॉन इन्फेक्शियस में आएगा। इसके बाद हेरिडिटरी डिजीज़ की बात करें तो हेरिडिटरी डिजीज़ ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैसे हीमोफीलिया और वर्णांता। तो हेरिडिटरी का मतलब है कि आपको जीन से मिले हैं, आपको अपने पूर्वजों से मिले हैं, तो पूर्वजों से मिलने वाले जो रोग होते हैं वो आपके हेरिडिटरी में आते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजिकल डिजीज़, ये रोग शरीर के कार्य में सामान्य के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग और डायरिया। ठीक है, आपकी बॉडी के फंक्शन सही से काम नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की हार्मोन का सिक्रीशन शॉर्ट हो गया है या एक्स्ट्रा हो गया है, उसकी वजह से जो असामान्यताएं आपकी बॉडी में आती हैं उसको फिजियोलॉजिकल डिजीज़ बोलते हैं। पैथोजेनिक डिजीज़, अगर आपके बॉडी के अंदर बाहर से कोई कीटाणु चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई फंगस चला गया और उसकी वजह से अगर कोई भी वहाँ पे दिक्कत पैदा हो रही है तो उसको हम पैथोजेनिक डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कि हैज़ा, मलेरिया, मतलब आपको ये बीमारी थी नहीं, आपके अंदर ये बैक्टीरिया नहीं था, लेकिन आपने दूषित खाना खा लिया, दूषित पानी पी लिया, उसकी वजह से आपको ये बीमारी हो गई, तो जिसकी वजह से आपको वहाँ पे परेशानी हो रही है, तो इसको हम पैथोजेनिक डिजीज़ बोलेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज़ की जब हम बात करेंगे तो ये शरीर में आवश्यक विटामिन, लवण, प्रोटीन, ऊर्जा आदि की कमी के कारण होते हैं, जैसे सूखा रोग हो गया, अंधता रोग हो गया, स्कर्वी रोग हो गया। तो आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, आप हेल्दी नहीं खाते हैं, आप सब कुछ मैनेज करके नहीं खाते हैं, आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है, किसी मिनरल की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो गई है। जैसे आपने बहुत दिनों से विटामिन सी नहीं खाया है तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा। अगर आपने विटामिन ए नहीं खाया है तो आपको आँखों का रोग हो जाएगा, दिखाई देना कम हो जाएगा, आपको मोतियाबिंद हो सकता है। तो इस तरीके की कंडीशंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब जिस विटामिन के ना खाने से आपके शरीर में कोई चेंजेस होते हैं तो उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम कॉजेज ऑफ डिजीज़ की। कॉजेज का मतलब होता है कारण क्या होते हैं ये डिजीज़ होने के, मतलब ये होती कैसे है डिजीज़। तो इसके 3 फैक्टर होते हैं आपके, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। होस्ट को हम पर्पोसी बोलते हैं, एजेंट को हम कारक बोलते हैं और एनवायरनमेंट को हम पर्यावरण बोलते हैं। तो जो होस्ट होता है वो आपके लिंग के ऊपर, उम्र के ऊपर, मतलब आपका एज, आपका सेक्स, आपका हैबिट, आपके जेनेटिक और आपके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है जो होस्ट होता है। और जो एजेंट होता है वो आपके जैविक, भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक क्रियाओं के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एनवायरनमेंट आपके भौतिक, जैविक और सामाजिक क्रियाओं के ऊपर काम करता है। तो एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं। तो होस्ट की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा इम्यूनिटी पावर ऑफ होस्ट। सभी मनुष्य की रोग प्रतिरोधक भिन्न भिन्न होती है। वयस्क व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक बच्चों एवं बुजुर्गों की अपेक्षा अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक की कमी के कारण मनुष्य में कई प्रकार के
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इम्यूनिटी ऑफ पावर होस्ट का मतलब है कि सबकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, सब बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, सबकी इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। किसी की भी इम्यूनिटी पावर एक सी नहीं होती। किसी को बीमारी जल्दी लग जाती है, किसी को बीमारी नहीं लगती है, किसी को बीमारी हो जाती है और वो अपने आप ठीक भी हो जाती है लेकिन उसको पता नहीं चलता है। तो ये इम्यूनिटी ऑफ पावर ऑफ होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये ज़्यादातर एडल्ट में जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है तो उनको बीमारियाँ जल्दी जल्दी लगती हैं। बूढ़ों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है तो उनको बीमारियाँ जल्दी जल्दी लगती हैं। लेकिन जो यंग पर्सन होते हैं, जो एडल्ट पर्सन होते हैं, उनका खाना पीना अच्छा होता है, वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो डेली वर्क करते हैं, उनका डाइजेशन अच्छा होता है, तो उनको ये बीमारियां कम लगती हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। उसके साथ ही हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर की। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में जनपदिक में मानव शरीर को परपोषी घटक माना जाता है जिसमें कारक अपने आप की वृद्धि कर शरीर में रोग उत्पन्न करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब आपका जो बायोलॉजिकल आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें खुद से कोई कमी आ जाए और आपके बॉडी में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स जो है वो करने लगे, आपकी बॉडी की कोई सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, उसकी वजह से अगर कोई चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो वो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आएंगे। यहीं बात करें हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की, तो व्यक्ति विशेष का सामाजिक और आर्थिक स्तर, व्यवसाय, शिक्षा और वैवाहिक स्थिति आदि रोग के होने की संभावना को प्रभावित करता है। मतलब किसी ने समाज मतलब अगर आपके समाज में किसी की शादी हुई है, किसी दूसरे आपके समाज में एक कास्ट की किसी दूसरे कास्ट की लड़की से शादी हो जाए तो आप उसको एक अलग नज़रों से देखेंगे, आप उसको बुरा भला कहेंगे, तो उससे जो उसके मन पे असर पड़ेगा, उसकी पर्सनल लाइफ पे असर पड़ेगा, उसके मेंटल स्टेटस पे असर पड़ेगा, वो अफेक्ट करता है आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से। लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, मद्यपान, व्यसन, रीति रिवाज आदि भी जीवन शैली से संबंधित होते हैं, जैसे शरीर में रोग होने की संभावना को बढ़ाते हैं। मतलब आप रात में लेट खाना खा रहे हैं, आप पूरी रात खाना खा रहे हैं, आप दिन में खाना ही नहीं खा रहे हैं, आप प्रॉपर आराम नहीं कर रहे हैं, आप खाना आपको बहुत सीमित मिल रहा है लेकिन आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपकी जीवन शैली कैसी है, उसकी वजह से भी आप बीमार कई बार हो जाते हैं। आप मजदूर हैं लेकिन आपको खाने के लिए उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जितना आपका बॉडी के परिश्रम के अकॉर्डिंग, तो फिर आप बीमार होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। लेकिन आप बहुत भर भर के खा रहे हैं लेकिन आप कोई हेल्दी काम नहीं कर रहे हैं, कोई वर्किंग नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपका खाना जो है वो यूज़ हो, आपकी एनर्जी यूज़ हो, तो आप एक बीमार इंसान हो जाएंगे। इस तरीके से ये एक लाइफ स्टाइल के ऊपर भी वर्क करता है। अब हम बात कर रहे हैं एजेंट की, तो एजेंट का देखेंगे तो बायोलॉजिकल एजेंट विषाणु, जीवाणु, कवक, जीव जंतु आदि जीवित कारक हैं जो कि परपोषी में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किस में रहते हैं, सेल्स में रहते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक जितने भी होते हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जिंदा कीटाणु होते हैं, और ये एक से दूसरे के पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, छींकने के द्वारा, हाथ मिलाने के द्वारा, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से फैलने के चांसेस होते हैं। जैसे कि HIV हो गया, TB हो गया, मलेरिया हो गया। तो HIV है, HIV में अगर HIV वाले पेशेंट का ब्लड आपके ब्लड से कहीं भी टच हो जाता है तो आपको HIV हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आपकी बॉडी में जाएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करेंगे और इन्फेक्शन को क्रिएट करेंगे। TB है, तो TB अगर आप किसी TB वाले इंसान के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो उसके छींकने से, उसके खांसने से, उसके बोलने से, उसके मुंह में से जो भाप निकलेगी वो सांस के द्वारा आपके शरीर में जाएगी और आपको भी TB होने के चांसेस हो जाएंगे। मलेरिया है, तो मलेरिया क्या होगा कि किसी मलेरिया वाले पेशेंट को मच्छर ने काटा, उसी मच्छर ने आपको काट लिया, तो आपकी बॉडी के अंदर मलेरिया के कीटाणु छोड़ दिए और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो आपको भी ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। केमिकल एजेंट की बात करें तो गैस, धातु, धूल, प्रदूषण और क्षार आदि के कारण शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि सब श्वसन रोग या त्वचा रोग, श्वसन रोग या त्वचा रोग। तो देखिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ धूल का काम होता है, या फिर आप किसान हैं, आप खेतों में काम करते हैं, वहाँ की मिट्टी की वजह से, वहाँ की धूल की वजह से, या आप कहीं गन्ने वाले फैक्ट्री में काम करते हैं तो गन्ने की धूल की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जाती है, तो उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम केमिकल एजेंट बोलते हैं। जैसे आप किसी भट्टी में काम कर रहे हैं तो वहाँ के धुएं से वहाँ का जो धुआं है वो आपकी सांस में जाएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपके लंग्स को इन्फेक्शन देगा तो वो केमिकल एजेंट के अंदर आएगा। फिजिकल एजेंट की जब हम बात करेंगे तो विकिरण, तापमान, दाब,
शीत विद्युत के कारण मानव में कोई प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती हैं, जैसे कि जलन, नपुंसकता, अंधता आदि। फिजिकल एजेंट मतलब विकिरण, मतलब अचानक से तापमान चेंज हो गया, अभी बहुत गर्मी थी, अचानक से बारिश हो गई, बर्फ़ गिरने लगी, है ना, या फिर लाइट आ रही थी, लाइट के तार से आपको बर्न हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी वहाँ पे चेंजेस होते हैं, आप बीमार होते हैं, तो उसको फिजिकल एजेंट कहते हैं। न्यूट्रिशनल एजेंट, जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया था कि अगर आपने अपने खाने में पोषक तत्वों को इस्तेमाल नहीं किया है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में किसी विटामिन की या मिनरल की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आप जो है वो बीमार हो रहे हैं, तो उसको न्यूट्रिशनल एजेंट कहते हैं। जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण ही शरीर में विटामिन की कमी होती है, जिसकी वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। एग्जाम्पल, विटामिन ए की कमी से अंधता का रोग, विटामिन ए की कमी से नपुंसकता का रोग होने के चांसेस होते हैं। सोशल एजेंट की बात करेंगे तो मनुष्य की सामाजिक कारक जैसे कि गांजा, अफीम, धूम्रपान और शराब आदि मानव शरीर में कई प्रकार की व्याधि उत्पन्न करते हैं, जैसे श्वसन संबंधी रोग, यकृत संबंधी रोग, ये सब सोशल एजेंट से होते हैं। अगर कोई धूम्रपान कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, गांजा ले रहा है या फिर शराब पी रहा है, तो उसकी वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो वो सोशल एजेंट में आती है। यही बात करेंगे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की, तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब जीव जंतु हमारे चारों ओर वातावरण में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ व्यक्ति को हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं कुत्ता, बिल्ली, जानवरों द्वारा संचारित रोग, जैसे रैबीज और टीबी। मतलब हमें वो बीमारी नहीं है, ना ही हमारे घर में किसी को वो बीमारी है, लेकिन हमारे कुत्ते को वो बीमारी है, या फिर गली के कुत्ते को बीमारी है, या लोमड़ी को बीमारी है, या फिर भैंस को बीमारी है। और जब आप उसका काम करने जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो उसके काटने से या उसका गोबर उठाने से या उसका स्टूल उठाने से या उसको नहलाने से अगर उसका कीटाणु हमें लग जाता है तो हमें ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। यही हम बात करें फिजिकल इन्वायरमेंट की, तो इसमें पर्यावरण में स्थित जल, स्रोत, तापमान, शीत, वायु, कचरा, मृदा आदि की प्रदूषण अवस्था मानव शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, बहरापन, अंधता आदि। इसमें पर्यावरण के अचानक चेंज होने से या आपके आसपास बहुत गंदगी है, उसकी वजह से, वहाँ पे कचरे की वजह से वहाँ पे कुछ गंदा विषैला पदार्थ बन गया है, इसकी वजह से अगर आपको कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है तो वो आपके फिजिकल इन्वायरमेंट में आएगा। सोशल इन्वायरमेंट की जब हम बात करें तो जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, सामाजिक प्रथा, कुप्रथा आदि मानव शरीर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है कि आपके जीवन शैली कैसी है, आपके रीति रिवाज कैसे हैं, आपका रहने का तरीका क्या है, अच्छा है, बुरा है, या बहुत सारे जॉइंट फैमिली में रहते हो, साफ़ सफाई का तरीका कैसा है, आप कैसी सोसाइटी में रहते हो, इन सब की वजह से अगर किसी को कोई बीमारी हो रही है तो वो आपके सोशल इन्वायरमेंट में आती है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ का। इसके ये चैप्टर विद थ्योरी दिया हुआ है, विद शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। इन नोट्स की सहायता से आप अपना ये टॉपिक पूरा एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से ऐड करने की या बाहर से नोट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर का सेकेंड चैप्टर। थैंक यू।